हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स जानकी। और हम इस चैनल में स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड्स एंड नीट के लिए कंटेंट। जैसा कि आपको पता है, इस साल नीट ने जो एग्जाम बनाया है मॉडरेट से थोड़ा अप लेवल बनाया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये साल का कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं ताकि बच्चों को कोई भी टाइप की प्रॉब्लम फेस ना हो। कोई चीज जो मिस हो गई है लास्ट ईयर के कंटेंट में टीचर से, वो हम फिलअप करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। कोशिश करेंगे कि नवंबर दिसंबर या तो नवंबर लास्ट में अर्ली दिसंबर में हम अपना पूरा सिलेबस नीट के लिए बाइंड अप कर चुके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास से। 11th क्लास में जो सबसे पहले बेसिक चीजें हम करते हैं उसमें मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। अगर हम मैथमेटिकल टूल से एक बार गो थ्रू नहीं होते हैं तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए वो टफ हो जाता है फिजिक्स थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में हम जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनको मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहले हम कवर करने वाले सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। पहला होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब लोग 10th क्लास में पढ़ के ही आते हैं इसको। इसको कुछ ज्यादा नहीं हम कराएंगे, सिंपल सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज इसके बारे में बताएंगे। दूसरा होगा हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें बहुत ज्यादा नहीं कराना है, हमको बस बताना है कि इसका यूज मैं कैसे करने वाला हूँ अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। केवल फॉर्मूला बेसिस पे हम इसको करेंगे। तीसरा एपी एंड जीपी। 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा आइडिया बच्चों को लग जाता है इसके बारे में, बट इसको हम एक बार फिर से बताएंगे आपको। फोर्थ है हमारे पास में टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का कुछ कुछ पोर्शन बच्चे पढ़ के आ चुके होते हैं 10th क्लास में, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ है लॉगरिथम। बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होता है 10th क्लास तक लॉगरिथम के बारे में, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है लॉगरिथम। नेक्स्ट है हमारे पास में कैलकुलस। 10th तक के बच्चे को कैलकुलस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है बच्चों, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले से, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन सब के बिना बेटा, कैलकुलस के बिना फिजिक्स एज्यूम करना ही 11th 12th लेवल पे बेकार बात है, तो वो तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलस भी यहाँ पे पहले ही डिफाइन करेंगे आपको। सेवेंथ है हमारे पास में कुछ सम बेसिक ग्राफ्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, बोर्ड्स हो, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते ही है। तो बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि जब भी आप किसी इक्वेशन में ऐसे देखते हो कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ एक्स वेरिएबल को अगर आप देखोगे तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, तो इस पर वेरिएबल बेटा x है और इसका हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर एक पावर x की पावर 1 भी है, लेकिन आपको हाईएस्ट पावर पे ध्यान देना है कि उसका हाईएस्ट पावर 2 है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसको सॉल्व करने के आपने 10th क्लास में बहुत सारे तरीके सीखे भी होंगे, बट एक बार मैं एक चीज बता भी दे रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है। जैसे मैंने किया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x को मैं देखूंगा 6 एंड इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा। 6 के फैक्टर में ऐसे करूंगा कि सम करने के बाद में 5 आए। तो यहाँ देखेंगे हम, ये 3x प्लस में इसको मैं 2x लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे सिंपली 2x और यहाँ कर दूंगा 3x प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0 कर सकता हूँ। x यहाँ से कॉमन करूंगा तो ये आएगा x प्लस में 2 प्लस 3 कॉमन करूंगा, फिर से आएगा x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 और x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की दो वैल्यूज आएंगी बेटा, एक आएगा -2 और एक आएगा -3। इसका मतलब जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में हमेशा दो सॉल्यूशंस आएंगे x के लिए, दो वैल्यूज आएंगी x के लिए। तो बच्चों हमने क्या देखा है इसमें कि यहाँ पर ना बेटा x के दो सॉल्यूशंस आए हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा x की दो वैल्यूज देती है। इन दो वैल्यूज को बोलते हैं बेटा वैल्यूज ऑफ x। दो वैल्यूज को क्या बोलते हैं बेटा? नंबर फर्स्ट हम ऐसा बोल सकते हैं वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x इस नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इनको ऐसे भी बोल देते हैं सॉल्यूशंस ऑफ x, सॉल्यूशंस ऑफ x, या फिर हम इस चीज को बोल देते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इनमें एक रूट को अल्फा और दूसरे रूट को हम बीटा से डिनोट करेंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो सॉल्यूशंस क्यों देती है, उसके दो रूट्स क्यों आते हैं। तो इसका मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। आपने गैलीलियन रेशियो या गैलीलियो के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सबसे पहले वो इंसान था जिसने बताया था कि किस तरह से चीजें फ्री फॉल करती है और किस तरह से उनका कैलकुलेशन होता है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी मैं आपके सामने जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन आप सिंपल चीज ही सोचिए कि गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इस मार्कर को ऐसे करके उछालता हूँ हवा में, तो ये मार्कर ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा इस तरह से। तो गैलीलियो ने एक रेशो दिया था कि अगर किसी चीज को मैं रेस्ट से गिराता हूं, ऐसे ऊपर से रेस्ट से गिराता हूं, तो आपको पता होगा वो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ जी टी स्क्वायर को फॉलो करता है, इसको फॉलो करता था। अगर मैं रेस्ट से ही स्टार्ट करता हूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर वो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, अगर चीजें रेस्ट से स्टार्ट होती है तो। ये गैलीलियो ने रेशो दिया था। तो आप अगर इसको भी थोड़ा गौर करोगे तो पाओगे कि यहाँ पर जो ये इक्वेशन बन रही है, इसमें भी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर है। तो अब इसको थोड़ा फिजिकली समझते हैं। तो अगर मैं किसी चीज को ऐसे ऊपर की तरफ में फेंकता हूं, तो आप देखोगे ऐसे करके ये ऊपर जाएगी, तो एक टाइम पे किसी टाइम पर ये एक पॉइंट को क्रॉस करेगी, डिस्टेंस को क्रॉस करेगी यहां पर, और फिर ये ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद फिर ये लौटना शुरू करेगी, फिर से ये उसी पॉइंट को फिर से क्रॉस करेगी किसी दूसरे टाइम पर। मान के चलो यहाँ 3 सेकंड पे गया, यहाँ पर आने के बाद में 5 सेकंड पे दोबारा से इसको क्रॉस कर रही है। तो आप देखोगे पोजीशन, एक पोजीशन के लिए टी की दो वैल्यूज यहां पर आ रही है, कि दो टाइम ऐसे होंगे जहां पर एक ही पोजीशन पर ये मार्कर होगा। तो ये चीज बताती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन देती है, दो सॉल्यूशन देती है। तो अभी तक बच्चों हमने क्या देखा, रूट्स के बारे में हमने जाना है कि दो रूट्स होंगे और किस तरह से होंगे, वो टाइम के और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया भी है। बट ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन दिया था कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको दूसरा, कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अगर मैं इसको भी दूं तो इसको भी सॉल्व करने का एक बार हम तरीका देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सिंपल वही एक मैनर है, एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 करूंगा, 2 ही आएगा। एंड देन 2 के मैं ऐसे फैक्टर्स करूंगा कि मेरे पास 3x आ जाए सम करने के बाद में। तो ये रहेगा 2x प्लस में, या फिर मैं यहाँ पे x करूँ और यहाँ 2x करूँ प्लस में 2 इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ मैं सॉल्व करूंगा तो x प्लस में 1 और प्लस में 2, x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 प्लस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज आएंगी x की, ये आएगा -1 एंड -2। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ये जो रूट्स आए हैं, फिर से दो रूट्स निकल करके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करके देखता हूँ, आपको सिंपल एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैं ऐसा लेता हूँ, सिंपली आपने ऐसे किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में, सिंपल कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर को ऐसे कट कर देंगे और एक्स की वैल्यू 4 कर देंगे, जो कि गलत हो जाता है। एक्चुअल में पता है बेटा, इसको क्वाड्रेटिक के अगर हिसाब से मैं देखूं तो एक्चुअल में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 जा रही है। तो दो रूट्स होने हैं, तो दो रूट्स में कैसे बना पाऊंगा। सबसे पहले बच्चे इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 करो बेटा। जब आप इसको 16 कर दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर बन रहा है वो प्लस माइनस, अगर 4 का मैं स्क्वायर बना सकता हूँ इसको इस तरह से, क्योंकि +4 का स्क्वायर करूंगा तो भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करूंगा तो भी 16 ही आएगा। अब आप पावर से पावर को कट करिए, देन ये x इज इक्वल टू +-4, 2 सॉल्यूशंस यहाँ पर निकल करके आएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल सा एक तरीका है। तो बच्चों जैसे अब ना हमारे पास में एक फॉर्मूला है, जैसे ये मेरे पास इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अगर मैं 3 इंटू 3 करता हूँ देन मुझे 5 बनाना है। तो इससे थोड़ा सा ओवरकम होके दूसरा तरीका भी देखते हैं कि कैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में बच्चे एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ABC आप जानते हो। इस फॉर्मूला को बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य एक बहुत अच्छे ऋषि रहे एंशिएंट इंडिया में, उनके नाम से ये फॉर्मूला, उन्हीं का दिया हुआ फॉर्मूला एक्चुअली। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसमें रख करके, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे x इज इक्वल टू क्या करूंगा, -b मतलब कि -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस में 4 इंटू
3 करूंगा मैं, कितना आएगा ये 4 इंटू 3, 3 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू ए 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ऑफ 25 में से अगर 12 जाएगा, 25 में से 12 जाएगा तो रूट ओवर 13 बचेगा, 13 अपॉन में 2 बचेगा। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू आएगी -5 प्लस √13/2 और एक आएगी -5 माइनस ऑफ √13/2। सिंपली अगर आप इसके रूट्स को देखें, इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ एज अल्फा और इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ बीटा। अगर आप सिंपली अगर इसको सॉल्व करने जाओगे या फैक्टराइजेशन से किसी भी चीज से इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये इक्वेशन थोड़ा सा आपको टफ बनेगा और ऐसे रूट्स लाने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये फॉर्मूला ऐसी चीजों के लिए अगर आप इसको यूज करते हो तो बहुत तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, सब लोग इसको जानते भी होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसमें। x² प्लस में 4x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0, जैसे ये इक्वेशन मेरे पास में है। तो इसके अगर मुझे रूट्स निकालने तो सिंपली मैं करूंगा -4 प्लस माइनस b ले लिए रूट ओवर b स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1 2a। x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 माइनस में 8 बाय 2 -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 बाय 2। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये -4 को मैं इसको डिवाइड करूंगा तो -4 प्लस माइनस 2√2 बाय 2 कर सकता हूं मैं। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आंसर्स आएंगे -2 प्लस √2 कॉमा -2 माइनस √2। ये अल्फा और ये बीटा दो रूट्स इसके आ जाएंगे। तो आपको पता चलेगा इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी तक यहाँ पर जो रूट्स दिख रहे हैं मुझे दो डिस्टिंक्ट रूट दिखे हैं अभी तक। लेकिन अगर मैं वही एक इक्वेशन में ऐसा ले लूं जैसा मैंने अभी भी उठाया था, एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको, उसमें मैंने क्या देखा है कि अगर मैं रख देता हूं x² इज इक्वल्स टू x² प्लस में 4 या 16 का स्क्वायर रख देता हूं केवल x² प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं ऐसा कुछ देखता हूं तो यहां देखने से पता चलता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सिंपल सी एक बात आएगी आपके पास में कि x² माइनस 16 कर देते हैं पहले, इजी रहेगा। x² इज इक्वल्स टू 16, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। तो दो अलग अलग रूट्स आ जाएंगे इस तरह से। तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है कि रूट्स अलग अलग आएंगे, सेम रूट्स आएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने एक पोर्शन उठाया ना बेटा, यहाँ पे देखोगे आप कि मैंने जब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखा है तो -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। आप इस इक्वेशन को देखिए सिंपली। इस इक्वेशन में बेटा जो ये वाला पार्ट है, केवल ये वाला पार्ट बोला जाता है d। इस d के नेचर पे डिपेंड करता है कि रूट्स कैसे आने वाले हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल सी, x² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 64, तो मैं यहां देखूंगा कि x² जो बनेगा वो माइनस अगर मैं बाहर कर दूंगा तो भी प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहां तो माइनस मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। तो यहां जो रूट्स बन रहे हैं अब वो रूट्स रियल नहीं है। ये अगर रूट्स आएंगे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? इमेजिनरी। तो रूट्स रियल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, किस टाइप के आने वाले हैं ये हम सिंपली इस डी को देख करके बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ d is greater than 0 then roots are real and distinct। आप देख लीजिए
दूसरा d इज इक्वल्स टू 0। केवल d को आप चेक करना है, इस वाले पोर्शन को चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, केवल ये पोर्शन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू डी। आप इसको चेक कर लीजिए। अगर ये d इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, देन रूट्स आर रियल एंड सेम। रूट्स रियल रहेंगे और सेम रहेंगे, अलग अलग रूट्स नहीं आएंगे, एक ही वैल्यू आएगी रूट्स की। नंबर 3, इफ d लेस देन 0, अगर d आपका लेस देन 0 आ जाता है, मतलब लेस देन 0 का मतलब ये जो क्वांटिटी अंदर रूट के अंदर है ये माइनस में आ जाती है। तो जब ये क्वांटिटी माइनस में आएगी तो रूट्स आपके इमेजिनरी हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। समाव मैं ऐसा करता हूं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये जो रूट ओवर है, ये वाला जो नंबर है, ये रूट ओवर ऐसे कुछ भी करके मेरे पास में -64 आ जाए। तो रूट के अंदर अगर माइनस नंबर आ गया है कैसे भी करके, ऐसा इक्वेशन अगर बनता है, तो यहां पर इसको सॉल्व करने का मेरे पास में सिर्फ एक ही तरीका है, जो आगे इन फ्यूचर पढ़ोगे, मैथ्स में भी पढ़ोगे, या फिर नीट वाले स्टूडेंट तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 64 आयोटा स्क्वायर, जो कि अलग से चीज बनती है। और ये जो आयोटा पोर्शन है ना, ये खुद में अपने आप में इमेजिनरी है, तो ये चीज बताएगी कि ये इमेजिनरी रूट्स को इंडिकेट कर रहा है माइनस आना। तो आपको उतना ज्यादा नहीं जानना, आप केवल इतना रखना कि डी अगर लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हमने जाना कि यहाँ पर दो रूट्स एक इक्वेशन में रहने वाले हैं, एक रूट को हम अल्फा बोल दे रहे थे और एक रूट को हम बीटा बोल दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इक्वेशंस में हमारे कभी कभी रूट्स आ रहे थे 1, कभी आ रहा था 2, इस तरह से। एक इक्वेशन में मेरे पास में पीछे देखोगे -1 -2 -2 -3, इस तरह से पेयर बने थे। तो इन रूट्स का डायरेक्टली अगर मुझे सम निकालना हो, तो एक तो ऐसा हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, देन उसके रूट्स फाइंड करूंगा। जब मेरे पास में रूट्स आ जाएंगे तो रूट्स निकालने के बाद में मैं रूट्स का सम देख सकता हूँ, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ। एक तो ये तरीका हो सकता है कि सबसे पहले मैं फाइंड करूँ, देन सम करूँ, या फिर मल्टीप्लाई करूँ। या फिर डायरेक्टली आपको भी पता होना चाहिए कि जब भी किसी इक्वेशन में हम रूट्स का सम देखते हैं, सम ऑफ द रूट्स, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चों, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c बाय a। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास में एक एग्जाम्पल दे रखा है। इमेजिनरी हो रूट्स या फिर रियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देख लेते हैं सम ऑफ द रूट्स। अगर मैं करूंगा सम ऑफ द रूट्स, तो पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। ये होगा a, ये x का फैक्टर होगा b, और ये होगा बेटा c। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो -b बाई a, तो -3/2, दिस इज द आंसर। अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इज इक्वल टू आएगा c बाय a, c मतलब 4, 4/2 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। पॉज। तो बच्चों अभी तक हमने देख लिया रूट्स के बारे में, सम और उनका प्रोडक्ट देख लिया है। नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान के चलो आपके पास में एक ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट्स मेरे पास में, लाइक मान के चलो एक रूट इसका अल्फा आया मेरे पास और एक मेरे पास में बीटा आया। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली आपको किसी के सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी जाए कि ये सॉल्यूशन है, इससे इक्वेशन बनाओ, रिवर्स प्रोसेस अगर हम करने लग जाए तो कैसे करोगे? सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको करना है इसको a x माइनस अल्फा और x माइनस में बीटा इज इक्वल्स टू 0। आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, ये इक्वेशन आपके पास में बन करके आ जाएगी। क्लियर? देन नेक्स्ट इसमें आगे करेंगे। अगर ये मैं करता हूँ,
अब नेक्स्ट ये जो रूट्स है बेटा, अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं, ग्राफ पे अगर देखने लग जाऊं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके जो रूट्स है, रूट्स आर अल्फा कोमा बीटा। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो एक्चुअल में ये ग्राफ जो बनेगा वाई एक्स में, तो ये जो रूट्स होते हैं बेटा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ आएगा, ग्राफ विल बी पैराबोला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा कि आगे ग्राफ पोर्शन आएगा तो भी मैं उसमें समझाऊंगा। तो ये जो पॉइंट एक रहेगा ये अल्फा रहेगा, और ये जो रहेगा ये पॉइंट बीटा रहेगा। लेकिन पैराबोला की तो बहुत सारी पोजीशंस हो सकती है ना, ऊपर नीचे, कट करेगा नहीं करेगा, किस तरह से करेगा वो एक बार और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ्स में अगर मैं आगे बढ़ूं ये नोट कर ले आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा a इज ग्रेटर देन 0 है, अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला जितना भी बनेगा वो अपवर्ड ही बनेगा, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, और चाहे आप उसको ऐसे करके बनाओ, ये टच करता होगा, ये वाला ये पैराबोला a इज ग्रेटर देन 0 जब होगा। और हमेशा याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया कहीं से भी, अगर a 0 के बराबर आपने पुट कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला इस तरह से होल्ड करेगा। दूसरा, अगर यही मैं इसको a इज लेस देन 0 कर दूं, a इज लेस देन 0 कर दूं, तो ये जो पैराबोला है सारे के सारे अपनी डाउनवर्ड पैराबोला सारे के सारे बन जाएंगे। पैराबोला कहाँ कट करता है ये देखने लायक बात है। सेम चीज, दूसरी चीज इस बात पे भी डिपेंड करेगी पैराबोला में, ये आप नोट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए कि अगर मैं देखता हूं कि यहां अगर d में देखता हूं, d मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें भी चीजें डिपेंड करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स जो आए थे रियल एंड डिस्टिंक्ट आए थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आए थे अगर d ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए अगर मैं पैराबोला बनाने जाऊंगा तो बच्चों पैराबोला कुछ इस तरह से आएगा, या तो पैराबोला ऐसे करके इसको कट करता जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट ऐसे करके, या ये पैराबोला डिपेंड करेगा ऐसे करके कट करेगा इस तरह से, ये या तो ये अल्फा बीटा होंगे या ये अल्फा बीटा होंगे। अब ये कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी कहां से किस बात पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है तो इस तरह से पैराबोला आएगा, और अगर d देखो d लेस देन 0 है तो इसका मतलब पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा लेकिन रियल रूट्स होंगे। लेकिन अगर मैं a की बारी देखता हूं तो ये तो a तो इसमें लेस देन 0 है ना बेटा, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला a लेस देन 0 में बनता है। बहुत काम की बात है, इसको नोट करके रखिएगा। दूसरा, अगर मैं करता हूं d इज इक्वल्स टू 0, तो d इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ खींचना बहुत आसान है। d इज इक्वल्स टू 0 में क्या होता है बेटा, एक ही रूट आएगा। एक ही रूट आने का मतलब है कि इस एक्सिस को जो पैराबोला होगा केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगा, दो पॉइंट्स पर टच नहीं करेगा। तो ये पैराबोला या तो ऐसे आ सकता है और या ये पैराबोला ऐसे आ सकता है, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं माइनस बी बाय 2a, ये रहेगा आपके पास में b बाय 2a, b बाय 2a पॉइंट रहेगा, माइनस b बाय 2a। कट करिए, ये रहेगा बेटा माइनस b बाय 2a ये पॉइंट, और ये माइनस b बाय 2a। इन पॉइंट्स पर अल्फा इज इक्वल टू रहेगा बीटा, इस तरह से अल्फा इज इक्वल टू यहां पर रहेगा बीटा। नेक्स्ट, अगर मैं करने लग जाऊं कि d इज लेस देन 0, तो आपको पता है इमेजिनरी रूट्स होता है। इमेजिनरी रूट्स मतलब कि ये एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। अगर d लेस देन 0 करता हूं मैं, d लेस देन 0 के केस में जो रूट्स रहेंगे इस तरह से रहेंगे, तो ये रहेगा, या फिर रूट्स कुछ इस तरह से रहेंगे।
इस तरह से रहेगी रूट्स, ये कहीं भी कट नहीं करेगा इसको। तो इसके लिए अगर मैं देखूंगा a ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए देखूंगा मैं a लेस देन 0 है। तो ये सारे ग्राफ्स में आपने एक चीज फाइंड करी होगी कि अगर d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे, रूट्स रियल होंगे। इक्वल होंगे नहीं होंगे इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि रूट्स केवल रियल होने की शर्त हम देखें, कंडीशन हम देखें, तो d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तभी रूट्स रियल हो पा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ के पोर्शन में थोड़ा और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई ग्राफ है, चलो ग्राफ ना यहाँ पे इस तरह से कट करता है, जैसे मैं बताया जाऊँ आपको, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ऐसा कुछ मैंने वैल्यू ले लिया, प्लस में c वगैरह कुछ करके मैं ले लेता हूँ ऐसे ये। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 आपको हाईएस्ट पावर दिख रही है। तो इसमें देखोगे आप, जब मैं इसका ग्राफ अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो ड्रॉ करने पे मुझे पता चलेगा, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देता हूँ, रखो 0, तो देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, c आएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ y एक्सिस को कट करेगा, तो ये 0, c वाला पॉइंट ये रहेगा जब y एक्सिस को कट करेगा। अगर मैं इसके वर्टेक्स को देखने लग जाऊँ, ये पॉइंट जो वर्टेक्स बोला जाएगा, वर्टेक्स को देखने लग जाऊँ तो x की जो वैल्यू यहाँ पर रहेगी ये रहेगी -b/2a, और ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर रहेगी इस तरह से, इस तरह से जो वैल्यू रहेगी कटेगी बेटा -d/4, ये वैल्यू -d/4 रहेगा। तो वर्टेक्स के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखने लग जाऊंगा तो -b/2a, -d/4a, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे पैराबोला में। इनको आप याद रखोगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी काम आता है, जेई लेवल तक में इजीली काम आ जाएगा आपके। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ूं, अगर मैं एक पैराबोला बनाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये मान के चलो मेरे पास में एक पैराबोला है, ये एक मेरे पास में पैराबोला, आप देखोगे इसके ये रूट्स एक अल्फा है और एक बीटा है जहां पर ये कट कर रहा है। और अगर मैं वर्टेक्स को देखता हूँ, वर्टेक्स मेरे पास में बेटा कितना है, यहाँ पर ये b/2 है। जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको यूज करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, तो ये -b/2a रहेगा। अगर -b/2a में अगर मैं कुछ t ऐड करता हूँ या सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो देखो इसमें t इधर जाऊंगा मैं तो ये वैल्यू आएगी, और t इधर जाऊंगा मैं तो ये वैल्यू आएगी। तो ये जो दो वैल्यूज है ये सेम वैल्यूज आएंगी बेटा बाई के लिए, आप देखोगे। तो ये वाला जो होगा कोऑर्डिनेट -b/2a -t, और ये -b/2a +t। तो दो अलग अलग पॉइंट्स पर सेम वैल्यू देता है पैराबोला। तो माइनस वर्टेक्स में अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ और सेम चीज उसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वैल्यू हमेशा सेम आती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे पैराबोला के केस में। नेक्स्ट, यस, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेता हूँ 3x² प्लस में 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने लिया है, या -4 इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ मैं, -4 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन अगर मैंने लिया है, और मुझे क्या करना है, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये जो मैंने बताया था आपको, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मैंने बताया था आपको -b/2a, -d/4a, ये मैंने वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट बताए थे। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको पता होना चाहिए ये a है, ये b है और ये c है। तो अगर मैं देखूं तो इसको ऐसे भी तो मैं बता सकता हूं कि ये अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से हो रहा है तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा कि यही पॉइंट होगा, क्या इसी को वर्टेक्स बोलते। तो आगे इस कंटेक्स्ट में मैं इसको यूज करूंगा, तो आप इसको देखना, इसको बताना जरा कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने निकल करके आते हैं वर्टेक्स के, देखते हैं उसमें। नेक्स्ट बच्चों, मेरे पास में अगर देखो दो इक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक a1x1² b1x1 प्लस c1 है, और एक a2x2² प्लस में b2x2² प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। अगर इनके रूट्स सेम है बेटा, इफ रूट्स आर सेम, तो बेटा याद रखोगे एक रेशियो होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर दो इक्वेशंस के रूट सेम है तो दोनों इक्वेशंस में एक रिलेशन भी रहेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस इक्वेशन में होने वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है, उसको लिखने का तरीका है, कब कब रूट्स रियल और इमेजिनरी हो सकते हैं, उनको ग्राफ में हमें कैसे प्लॉट करना है, किस तरह से रियल रूट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, किस तरह से सिंगल रूट होता है, रियल रूट होता है, किस तरह से इमेजिनरी रूट्स मैंने ग्राफ्स ऊपर बनाए वो आपको देखना है इसमें। और इम्पोर्टेंट चीज़ की वर्टेक्स एंड वो थोड़ा देख लीजिएगा। दैट्स इट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।